नमस्कार, जय जोहर संगवारियों। मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं कंप्यूटर के अगले क्लास में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है, सीखा है और समझा है। इसी क्रम में आज बढ़ते हुए आज हम कंप्यूटर की ऑनलाइन कोर्सेज आप सबके लिए लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आप मुझसे जुड़ करके पूरे कंप्यूटर के एक शब्द सह एक फैक्ट को, एक पॉइंट को उसके समझते चल रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जिसको भी ऑनलाइन जुड़ना होगा वो 499 में वीडियो कोर्स से कंप्लीट जुड़ सकता है। हाँ, और शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए है, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जिसमें नॉर्मली आप देखेंगे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती हैं। पहला पीढ़ी होता है, तो समझिए पीढ़ियां होती क्यों है। आखिर कंप्यूटर के विकास क्रम में आपने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, फिर पीढ़ी को क्यों लाया गया? क्योंकि डेवलपमेंट के क्रम से ही तो अलग अलग पीढ़ियों का जन्म हुआ। तो पीढ़ियों को इसलिए लाया गया क्योंकि आपको अलग से ध्यान आकर्षित किया जा सके कि हर एक पीढ़ी में कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी वजह से पूरी पीढ़ी डेडिकेटेड होगी। फिर अगली पीढ़ी में कुछ एक ऐसा नया इन्वेंशन होगा, नया आविष्कार होगा, नया खोज होगा जो एक नए तरीके से भी उसको और आगे बढ़ा देगा, उसके विकास क्रम को। फिर तीसरी पीढ़ी में कुछ और एक ऐसी नई चीज का खोज हो जाएगा जो उसके विकास क्रम को और क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। इसलिए हर एक पीढ़ी में आप एक ऐसे डिवाइस का नाम पढ़ेंगे जो एकदम नए तरीके से कंप्यूटर की दुनिया को परिवर्तित करके रख देगा। इसलिए हमेशा आपको देखेंगे नॉर्मली तब से पूछता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में बताइए किस चीज का उपयोग किया जाता, तो आप बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का। इसीलिए आप देखते हैं कि हर पीढ़ी में नॉर्मली आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हर पीढ़ी का जन्म ही क्यों हुआ। जब सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की खोज हो गई तो ट्रांजिस्टर ने एक हॉल इतने बड़े कंप्यूटर को एक रूम इतना बड़ा कंप्यूटर में बदल दिया, इसलिए ट्रांजिस्टर ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। फिर जब ये हॉल से रूम में आ गया, आप तीसरी पीढ़ी में आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसने भी ये रूम जैसे कंप्यूटर को एक डेस्क टेबल वाले कंप्यूटर पे लेकर के आ गया। फिर जब चौथी पीढ़ी में आएगा माइक्रो प्रोसेसर, तो भाई वो टेबल वाले कंप्यूटर को आपके हाथ वाले कंप्यूटर में ला करके रख दिया। यस, इसलिए दोस्तों इस पूरी पीढ़ी में एक अलग अलग, हर एक पीढ़ी में अलग अलग एक इंस्ट्रूमेंट होगी जिसकी खोज ने पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। तो इसी सीक्वेंस में हम उसके पूरे सीक्वेंस को समझेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे और क्या क्या विशेष चीजें हमको ध्यान रखनी है। प्रत्येक एक पीढ़ी को हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए। तो हम चलेंगे आज हमारा टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो नॉर्मली आप देखेंगे वही चीज जो मैं आपको बताया कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर उपकरणों से ही, कि कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर उपकरणों उपयोग होते थे उनसे ही इस स्वचालित यंत्र की अनेक पीढ़ियां विकास क्रम के रूप में देखी जा सकती हैं। तो एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिसने कंप्यूटर की पूरी दुनिया बदल के रख दी, उसके अनुसार ही कंप्यूटर को पीढ़ियों में बांटा गया। और वैसे 5 मेजरली आपको कहा जाए तो 4 ऐसे मेजरली भैया इन्वेंशन हुए जिसने 4 पीढ़ियों को जन्म दिया, और चौथी पीढ़ी में जो एडवांस रूप आया उसको हमने 5वीं पीढ़ी मान लिया। तो कंप्यूटर के पूरे जनरेशंस को हम 5 पीढ़ियों में बांटते हैं दोस्तों, 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। 5 पीढ़ियां होती है कंप्यूटर की। तो ये आपको याद रखना, पहले यही पूछता है कि कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां, तो बोलेंगे 5। क्यों है, कैसी, हम सब समझेंगे। आइए चलते हैं एक शब्द की ओर। तो इसका उद्देश्य उपकरणों में निरंतर सुधार कर कंप्यूटर को और सस्ता बनाना था। क्यों इसकी अलग अलग पीढ़ी हुई? क्योंकि उद्देश्य ही यही था कि कंप्यूटर को हम और सस्ता बना सके, और तेज या फास्ट बना सके, और छोटा बना सके। तो सस्ता, छोटा और तेज बनाना हमारा मेन उद्देश्य था, ताकि भैया जो आप बड़े बड़े रिसर्च लेबोरेटरीज में कंप्यूटर थे वो हर व्यक्ति के हाथ में पहुंच सके, घर घर में पहुंच सके। चलिए इसी क्रम पढ़ते हम देखेंगे कि आज इस एक पेज में जो एक डायग्राम दिया है यही आपकी पूरी दुनिया को भैया बदल के रख देगा। क्योंकि इस एक पेज में इस जो डायग्राम है इसको आप ध्यान से देख लिए तो यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये दिख रहा है आपको सर फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर लिखा है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन जो कि एक हॉल इतने बड़े बड़े एरिया में जो कंप्यूटर होता था उस समय क्यों होता था? क्योंकि उस समय वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो पूछता कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में किस युक्ति का उपयोग किया जाता, तो आप बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का। क्लियर होगी बात है? चलिए दूसरी पीढ़ी में बोलता है भैया कंप्यूटर के सेकंड पीढ़ी में किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता था, तो आप देखेंगे भैया प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर्स का। ये जो आपको दिख रहा है ट्रांजिस्टर्स, देख रहे हैं आप कैसे एक हॉल वाला जो कंप्यूटर है वो एक रूम वाले कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया। एक रूम में भैया इसको सेटअप लगने लग गया। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, दूसरी मैंने 2, सेकंड नंबर की पीढ़ी 2T4 ट्रांजिस्टर, ऐसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट में वैक्यूम, ऐसे याद रखिएगा। तीसरी पीढ़ी में आप देखेंगे जब, तो ध्यान से देखिएगा सर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर में आप देखेंगे प्रयोग होने लग गया इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप,
तो जो आपके सामने दिख रही है ये आईसी चिप्स। तो ऐसे बहुत सारे आईसी चिप्स आ गए जो इसकी वजह से भैया एक थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जन्म हो गया। और इसी आईसी चिप का और एडवांस वर्जन आ गया माइक्रो प्रोसेसर, जो बहुत सारे आईसी चिप के बराबर अकेले काम कर सकता था। वो माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों ने जन्म दिया चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को, जिसका आप उपयोग करना अभी भी जारी रखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर के बाद ही अब अगला पीढ़ी पांचवा पीढ़ी के रूप में हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो कि पांचवी जनरेशन है। तो सर याद रखेंगे 5 पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी पीढ़ी में क्वांटम कंप्यूटर। तो यही है दोस्तों कंप्यूटर की 5 ऐसी पीढ़ियां जिसने अलग अलग, और यही वो 5 ऐसे इन्वेंशन जिसने कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को जन्म दिया। तो पहले इतना क्लियर हो गया, जो कि नॉर्मली हमेशा आप देखते हैं कि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस। इसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे कि इसके साथ और क्या क्या विशेष याद रखना है। मराइए इसमें आपको डायग्राम अगर उतना क्लियर नहीं दिखा होगा तो मैं आपको अच्छे से परिचित करा दूं कि वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता है, ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, सब मैं आपको परिचित करा देता हूं एक बार। आइए, क्योंकि आप अर्जुना क्लासेस से जुड़े हैं, इसका मतलब आपका हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप हर एक चीज देख देख के समझ समझ के पढ़िएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए, तो हम लिखते हैं 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देख रहे हैं आपको सामने ही है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल दीजिए, क्वांटम कंप्यूटर बोल दीजिए। जितनी एडवांस चीजें हैं सब पांचवी पीढ़ी में, जिसमें अभी आप जी रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पहले वैक्यूम ट्यूब दिखा देता हूं, फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, कि वैक्यूम ट्यूब कैसा होता था, ताकि आप अच्छे से देख सके उसको। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर देखिए दोस्तों, ऐसे होते थे वैक्यूम। ये है वैक्यूम ट्यूब, पहले वैक्यूम ट्यूब देख लीजिए। ऐसे होते हैं दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स। और इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करके, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब्स हैं, देख रहे पूरे वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ सर, इन वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करके इस तरीके के पूरे कंप्यूटर का जन्म दिया जाता था कि ऊपर वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं, इसमें और छोटे छोटे वैक्यूम ट्यूब्स लगे हैं, और इस तरीके से पूरे ये वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर देखिए लिखा है वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। तो दोस्तों आपके वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर है, पूरे वैक्यूम ट्यूब पर टिका हुआ है। आइए आपको सेकंड वाला जनरेशन से मैं मिला देता हूँ। सेकंड है दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 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 कंप्यूटर दिखाते हैं किस तरीके से ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होता था कंप्यूटर में, जिसने जन्म दी। ये है दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर, मैनचेस्टर एक्सपेरिमेंट ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। ये पूरा दोस्तों मशीन में आपके ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और ट्रांजिस्टर वाला सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर है मेरे दोस्त, है ना। देखिए इसमें से छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगा दिए गए हैं इस तरीके से, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। देख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से पूरा एक लेथ मशीन जैसे में भैया आपका कंप्लीट हो गया ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। और ट्रांजिस्टर दिखते कैसे हैं, तो देखिए ये ऐसे दिखते हैं ट्रांजिस्टर्स। तो ऐसे दिखते हैं ट्रांजिस्टर्स अलग अलग तरीके से, ठीक। और देख लीजिए यह ट्रांजिस्टर्स की इमेज। तो आपको ट्रांजिस्टर कैसे दिखते हैं ये भी समझ में आ गया। उसका कंप्यूटर भी आपने देख लिया, वो देख लिया आप तीसरे जनरेशन का इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो दोस्तों, ये होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऐसे होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, दिख रहा है आपको, यस ऐसा होता है। और ऐसे ही कंपोनेंट से मिलकर के बनता है आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आईसी सर्किट वाला। और इसका ही एडवांस वर्जन आपका आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। अब इसका एडवांस वर्जन हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। देखिए ऐसे सर्किट इतना ही छोटा होता है ये भी, इसलिए बहुत बड़े, पूरे जो इतना बड़ा कंप्यूटर था उसके साइज को छोटा करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया इसने आईसी सर्किट ने। और इसका एडवांस वर्जन आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अब आपको माइक्रो प्रोसेसर में दिखा देता हूं, तो उसको देख लीजिए। माइक्रो
प्रोसेसर कंप्यूटर। हालांकि डायग्राम तो आप शुरू में भी देख चुके हैं, मगर फिर भी आपको अच्छे से दिखा। ये है दोस्तों आपका माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो बहुत सारे आपके आईसी चिप के बराबर अकेले काम करते हैं। देखिए इसमें कितने सारे छोटे 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 आईसी चिप लगे हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे आईसी चिप के बराबर ये अकेले काम कर देता है दोस्त, है ना। चलिए, तो ये था आपके कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ी की हिसाब किताब। चलिए दोस्तों, तो अब अच्छे से आप समझ गए कि फर्स्ट पीढ़ी में सर प्रयोग होते थे, ये सर फर्स्ट पीढ़ी में प्रयोग होते थे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी में सर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ पीढ़ी में क्वांटम कंप्यूटर। क्लियर हो गया आपको? सब चीजें क्लियर दिख रही हैं अब? हाँ सर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अब और आगे चालू करते हैं। आइए, अब आपको जब बेसिक इसका पढ़ लिए कि किस मशीन की वजह से एक अलग अलग पीढ़ी के ने जन्म लिया, और उसके बाद उस पूरी पीढ़ी की जनरेशन में और क्या क्या विशेष चीजें थी, हम उस पर भी अब बात कर लेते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो पहले भाई आपसे नॉर्मली कौन क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि कौन कौन सी पीढ़ी में कौन कौन सी चीजें थी विशेष, और दूसरा किस समय से किस समय, उस टाइम ड्यूरेशन को पूछता है क्योंकि कौन सा टाइम ड्यूरेशन आप कहते हैं कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों में। तो देखिए आप पीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं, इमेज का प्रयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन हम गूगल में आपको ऑनलाइन इंटरनेट खोल के आपको दिखा रहा हूँ, इतना सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे एडवांस तरीके से आप कंप्यूटर नहीं पढ़ना है आपको, ये पर्याप्त है। इसका बुक केवल रिवीजन करते जाना है, बुक का कंप्लीट करना है। अर्जुना क्लासेस की बुक ले लीजिएगा, उसी का पूरा कंटेंट है, तो अर्जुना क्लासेस की कंप्यूटर की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके साथ साथ दोस्तों केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जाम में आप बैठेंगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों को पढ़ना। तो कंप्यूटर के इस विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है। तो कंप्यूटर के डेवलपमेंट स्टेजेस को 5 पीढ़ियों में हम बांटते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन हो गए। अब हम 1 बाई 1 करके पहले हम पांचों पीढ़ियों को इनमें वो देख लिए कि किस किस इंस्ट्रूमेंट ने जन्म दिया। अब उसके टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन पूछता है। तो टाइम ड्यूरेशन यही पढ़ेंगे। देखिए हमेशा मेरा एक मोटो रहता है, वो कोटेशन याद रखिएगा, यही पढ़ेंगे मेरे क्लास में, जब आप उससे जुड़े हैं तभी यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे, यही रटेंगे, काम खत्म। तो क्या बोल रहे हैं? यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे, यही रटेंगे, काम खत्म। तो आइए दोस्तों, इससे पूरे टाइम ड्यूरेशन को मुंह जुबानी याद करेंगे। पहला टाइम ड्यूरेशन, प्रथम पीढ़ी का टाइम ड्यूरेशन है 42 से 55। देखिए 5 पीढ़ी से लीजिएगा, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, हमने 4 से चालू होगा, तो 4 मिलेंगे 40, 40 में 42, तो 42 से 55, 4 का 5 आएगा, तो 55 से 64, 64 से फिर 6 वाला गया, 64 से 71, फिर 71 से 85 और लास्ट 85 से आपका हो गया भैया वर्तमान तक का पूरा पीढ़ी। ठीक, तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं दिख रहा उसको छोड़ दीजिए, पहले मुंह पे देखिए, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। 5 पीढ़ी है, पहले पीढ़ी में 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 मतलब 40 और 40 मतलब से 42 से, तो 42 से 55, 55 से 61, 61 से भाई आपका 74, 75 ले सकते हैं आपका, उसलिए देखते चलिए एग्जैक्ट ले लेते हैं। 42 से 55, 55 से 64, 64 से 71, 71 से 85 और 85 से वर्तमान तक। तो चलिए बोलना चल कीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें 4 वाला सर आएगा, तो 4 वाला हो गया 42 से कितना? 42 से 55, 42 से 55, फिर 55 यहाँ खत्म हुआ तो 55 से 64, 55 से 64, फिर 64 से 71, 64 से 71, 71 से 85, 71 से 85 और 85 से वर्तमान, 85 से वर्तमान। तो पांचों पीढ़ी का भैया आपको जनरेशन याद हो गया। इसी टेक्निक का उपयोग कीजिए, उंगली में लेना है 4, 5, 6, 7, 8, 4 महीने 40 से चालू होगा, 5 महीने 50 से चालू होगा, 6 महीने 60 से चालू होगा, 7 महीने 70 से, 8 महीने 80 से। इसमें 4 महीने 40 में कौन सा? 42 से चालू हो रहा है, तो 42 से 5 महीने 55, तो 42 से 55 तक हो गया ये पूरा। 55 ये 6 में 64 से तो 55 से 64, 7 में 71 जा रहा है, तो भाई आपका 64 से 71, 71 से 85 हो गया इस तरीके से। चलिए, तो पांचों पीढ़ी का भैया आपको टाइम ड्यूरेशन याद हो गया, और उसी को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आइए, तो पहले इसके टाइम ड्यूरेशन याद कीजिए हर एक पीढ़ी वाइज। हाँ सर, 42 से 55, 55 से 64, 64 से 71, बोली साथ में मेरे, क्या क्या बोलेंगे? 42 से 55, 55 से 64, 64 से 71, साथ में बोलिए 42 से 55, 55 से 64, 64 से 71, 71 से 85 और 85 से वर्तमान, और 71 से 85 चौथी पीढ़ी, और 85 से वर्तमान। इस तरीके से आपके पांचों पीढ़ी का अपने ईयर भी याद कर लिया, है ना। कहां से भूल भी जाएंगे तो याद रखना 4 से चालू करना, 4 और कुछ ना कुछ 40 से जुड़ा होगा, 40 में 42 से है,
इसमें सेकंड पीढ़ी में जब जाएंगे तो 5 से चालू होगा, तो 5 से 55 से है। तृतीय पीढ़ी में 6 से जाएंगे, 6 से मतलब भैया आपको 64 से है। सातवीं पीढ़ी में 7 से, चौथी पीढ़ी में 7 से जाएंगे, 7 से मतलब भैया आपको 71 से है। पांचवी पीढ़ी में 8 से, 8 से मतलब 85 से है। इस तरीके से अगर आप सब भूल जाएंगे तो भी आपको पता रहेगा, रेंज याद रहेगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो इस तरीके से आपको पूरा चीज क्लियर हो गया। ठीक, एग्जैक्ट ये जो शब्द है 42 से 55, 55 64, ये कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे कोई मैटर नहीं। वो आप इसे पूरा दशक याद रखिएगा कि 40 से आएगा तो भाई 40 वाला पूरा दशक, कि 40 से 55 तक का पूरा दशक। 55 से 64 बोलो तो 55 से 64 या 55 से 65 लिखा है, कहीं 55 से 67 लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक रेंज याद रखना है। ठीक, तो इसमें 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से वर्तमान तक का पीढ़ी पांचवी पीढ़ी में आता है। क्लियर हो गई बात है? तो ये भी याद रखिएगा दशक के हिसाब से भी 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से वर्तमान तक, ये 5 पीढ़ी के दशक के तरीके से याद रखिएगा। और ऐसे एग्जैक्ट याद रखना तो भैया 40 में किसमें आएंगे 42, 42 से 55, 55 से 61, 61 से 55 से 64, 64 से 71, 71 से 85, 85 से वर्तमान। तो दोनों ही रेंज याद रखिएगा। दोनों तरीके से एग्जाम में पूछेगा तो भटकना नहीं है, उस समय के आसपास का पूरा टाइम ड्यूरेशन लेना है। तो अब 5 पीढ़ी के इन्वेंशन जान लिए। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में क्या आपका भैया क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ईयर लेंगे तो 40 से आपका 42 से 55, 55 से 64, 64 से 71, 71 से 85, 85 से वर्तमान। ये हो गया। अब आते हैं इसके अंदर हम एक पीढ़ी को डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। देखिए, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बोल लीजिए। आइए हम वन बाई वन एक एक हर एक पीढ़ी के कितनी सारी विशेषताएं जो हमको याद रहनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। ठीक होगी बात? आइए, मत करो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। और नहीं दिख रहा है तो मैं बोलते चल रहा हूँ, ध्यान सुनते चलिएगा। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, रुकिए। आपको दिक्कत नहीं, क्लियर दिख रहा है? पिक्सल क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, और आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको और अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। चलिए चलिए, आइए तब पढ़ना चालू करते हैं पूरी पांचवी पीढ़ियों की एक एक विशेषताओं को। समझिएगा बात को। चलिए सर, प्रथम पीढ़ी का रेंज है, प्रथम पीढ़ी का रेंज है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, याद हो गया। प्रथम पीढ़ी का रेंज है 42 से 55, 55 से 64, 64 से 71। हाँ सर, 3 पीढ़ी याद हो गई। प्रथम पीढ़ी की मुख्य चीज रखा है निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक हो गई? हाँ सर, 3 आविष्कार देख लिए, 3 इसके वर्ष देख लिए। अब इसके अलावा आपको क्या क्या याद होना चाहिए, तो ध्यान से देखते चलिएगा कि सर आपके इसमें क्या क्या हार्डवेयर, क्या क्या प्रयोग होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब तो प्रयोग होता ही था, उसके साथ साथ प्रयोग होता था पंच कार्ड। तो पंच कार्ड किस पीढ़ी का है, तो प्रथम पीढ़ी का। तो प से पंच कार्ड, प से प्रथम पीढ़ी, काम खत्म। और साथ में इलेक्ट्रिक और यांत्रिक, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल मशीन प्रयोग होते थे। तो बड़ा चीज नहीं भाई, जायज सी बात है, मशीन दो ही प्रयोग होंगे, या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। तो वही चीज बोल रहे हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक मशीन्स का प्रयोग होता था। तो ये याद रखने वाली बात नहीं है। याद रखने वाली बात है कि निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था और साथ में पंच कार्ड का प्रयोग होता था। ठीक है सर, हार्डवेयर वाला काम खत्म। सेकंड पीढ़ी में हार्डवेयर में क्या था सर, ट्रांजिस्टर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसने ही सेकंड पीढ़ी को जन्म दिया है। सर दूसरा और याद रखना है कि इसमें चुंबकीय मेमोरी याद रखना है। इसमें सर आपका यूज होता था चुंबकीय मेमोरी, यानी कि एम मैग्नेटिक मेमोरी। और कैसे याद रहेगा, अरे 2M आ रहा है, 2M मतलब द्वितीय पीढ़ी। तो प से पंच कार्ड प्रथम पीढ़ी, 2M मैग्नेटिक मेमोरी, 2M मतलब द्वितीय पीढ़ी। यहाँ भी काम खत्म सर आपका। लीजिए मोलन, हर एक चीज आपको मुंह जुबानी याद होगा। क्लास को तो आपको देखने की जरूरत नहीं। आप अर्जुना संस्थान से जुड़े मतलब आपका टेंशन खत्म इस सब्जेक्ट का। आइए आगे बढ़ते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ। तो याद रखिए इसमें बहुत बड़ा चीज है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है सर, आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल बोला ना, आंखों से देख के समझेंगे आप। क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे करके 10 काम है, ऐसे इतने सारे काम है। तो मैं इस काम को क्या करूंगा, कंप्यूटर उस समय बहुत ज्यादा क्षमताएं रहती नहीं थी, तो कंप्यूटर ये सारे काम को अलग अलग बैच में बांट देता था। कैसे अलग अलग बैच में, तो एक काम करता था कि ये दोनों काम को एक बैच में, 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 इस एक काम को एक बैच में, इस तरीके से ले लेता था। तो एक अलग अलग कामों को एक अलग अलग सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता था। कि जैसे आपके घर में बहुत सारे काम होता है, आज झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, ये मारना हो, तो आप क्या किए, एक बैच बना दिए। पहले शुरुआती घंटे में मैं झाड़ू पोछा मारूंगा, दूसरे घंटे में फिर भैया मैं सफाई वगैरह कर लूंगा, तीसरे घंटे में भैया मैं आपका खाना नाश्ता बना लूंगा, चौथे बैच में भैया अपना खाना बना लूंगा। इस तरीके से
तो अब अलग अलग बैच में तोड़ दिए, तो बस वैसे ही कंप्यूटर की जो सेकंड पीढ़ी थी उसमें उतनी ज्यादा क्षमता नहीं थी, तो एक साथ सारे काम को नहीं कर पाता था, तो सारे कामों को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग बैचेस में तोड़ दिया जाता था। इसलिए बैच में ऑपरेट करने वाला सिस्टम, बैच के अनुसार ऑपरेट करने वाला सिस्टम होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप कंप्यूटर से जिस 10 काम आप बोले तो हर एक काम को अलग अलग बैच में तोड़ के 1 बाय 1 करके करेगा, एक साथ सारे काम को नहीं कर पाएगा। जबकि आज का कंप्यूटर एक साथ सारे काम करने के लिए सक्षम है, उस समय 1 बाय 1 करते थे। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। तो सेकंड पीढ़ी का याद रखें, कैसे याद रखें मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ याद कराने के लिए। देखिए ट्रांजिस्टर होता है टी, ट्रांजिस्टर मतलब टी, ट्रांजिस्टर टी लिखते हैं ना, TRAN, हाँ ट्रांजिस्टर टी, और ये ट्यू टू पीढ़ी, तो इसका 2 पीढ़ी का ट्रांजिस्टर, ऐसे भी याद हो गया ये। ठीक है सर। प से पंच कार्ड, प से प्रथम, ये भी आपको याद हो गया। सर मैग्नेटिक मेमोरी 2M मतलब द्वितीय पीढ़ी हो गया, ये याद हो गया। अब इसको कैसे याद करेंगे? सिंपल याद करना भाई, बैच, बैच में 2 वर्ण आ रहा है, ब और च, तो मतलब सेकंड पीढ़ी का है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलिए याद रखना पड़ा? नहीं सर, आप क्वेश्चन के शब्दों में आंसर छुपा दीजिए, टेंशन ही नहीं लेना। आइए सर, हाँ सर हम समझ गए इस बात को। अब तीसरी पीढ़ी में देखिए, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट तो हो ही गया, और कैसे याद रखना था? देखिए थ्राइस हम बोलते हैं, थ्राइस, THRICE, थ्राइस बोलते हैं। देखिए थ्राइस, थ्राइस मतलब तीसरा पीढ़ी। थ्राइस में भैया IC ले लिए, यहीं से IC ले ली, IC से बन गया इंटीग्रेटेड सर्किट, I और C। लीजिए ऐसे याद हो गया सर आपका थ्राइस का, कि हाँ सर तीसरी पीढ़ी का IC सर्किट अब हमको याद रहेगा। ठीक। सेकंड बात है सर, इसमें याद रखना है कि इसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 2 इंटीग्रेशन करने लग गया, एक है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब क्या होता है सर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? तो समझिए ध्यान से कि भैया इसमें ना कामों को ना एक साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता था, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक और ज्यादा बड़ा हुआ रूप है। क्या कर दिया? मतलब कि इतने सारे बैच हैं, तो इस पूरे इतने सारे बैच में 3 बैच को मिलाकर के एक साथ एक इंटीग्रेट बना दिया, तो इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया कि अब इन 3 बैचेस को एक साथ ऑपरेट करेगा। तो रियल मायने में ये करता था बैच में प्रोसेसिंग, और ये कर दिया इतने 6 काम को मिला के एक इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन हो गया कि हाँ भाई अकेले इतने सारे काम को एक साथ कर देगा वो, तो उसका ही एडवांस रूप है इंटीग्रेशन। और कैसे याद रहेगा? देखिए ऐसे याद रहेगा, कैसे इंटीग्रेशन? स्मॉल SSI का फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसे चौथी पीढ़ी में जाएंगे तो वहां जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवी पीढ़ी में जाएंगे तो वेरी को आ जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो VLSI ULSI आ जाएगा चौथी और पांचवी पीढ़ी में। तो तीसरी पीढ़ी से ये इंटीग्रेशन वाला चालू होता है। कैसे याद रहेगा? क्योंकि यहीं से तो इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज हुआ, इसलिए जितने इंटीग्रेशन वाला काम है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाला पूरा काम IC से, थ्राइस के IC से इंटीग्रेशन वाला काम यहीं से चालू होगा। ये भी याद हो गया। चलिए हाँ सर, ये भी आप अच्छे से याद करा दिए। ठीक है चलिए, अब एक काम करता हूँ पहले मैं, है ना, जब बाकी दोनों पीढ़ी का भी याद कराता हूँ, हार्डवेयर वाला पूरा पूरा हार्डवेयर वाला पहले याद कर लेते हैं। हो गई बातें? आइए ठीक, आइए देखिए ध्यान से, यहां सर हम आ गए चौथी पीढ़ी में। तो देखिए तीसरी पीढ़ी में क्या था? स्मॉल और मीडियम। स्मॉल मीडियम होता है वेरी लार्ज, तो आगे देखिए वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI कौन सी पीढ़ी में आएगा? तो भाई चौथी पीढ़ी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आ भी गया भाई आपका, वो था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन 1 2 3 तीसरी पीढ़ी, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 1 2 3 तीसरी पीढ़ी, मगर यहाँ क्या गया है? VLSI 1 2 3 4 चौथी पीढ़ी। और ये चौथी पीढ़ी में जब VLSI आ गया तो इसका एडवांस वर्जन ये आएगा पांचवी पीढ़ी में। तो आगे देखिए ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हाँ सर आपको इंटीग्रेशन वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी में सर खोज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस था, और साथ में सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी प्रयोग होने लग गया यहाँ पर। पहले मैं माइक्रो प्रोसेसर देख लिए। और पांचवी पीढ़ी में क्या है? पांचवी पीढ़ी में सर आपका होने लग गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का प्रयोग होने लग गया, क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग होने लग गया। ठीक, चलिए अब चौथी पीढ़ी का देख लीजिए सर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ क्या क्या? यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी प्रयोग होने लग गया। कौन सी मेमोरी? सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब ये दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, तो दूसरी पीढ़ी में था। और चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी, SM, सेमीकंडक्टर मेमोरी चौथी पीढ़ी में। तो दूसरे में MM, चौथे में SM हो गया, मेमोरी वाला काम खत्म। भाई चौथी पीढ़ी में ही, क्योंकि यहाँ गया माइक्रो प्रोसेसर, और आप अपने घर में जो टेबल पे रखते थे PC, जिसमें मॉनिटर होता है, एक आपको होता भैया क्या, एक मॉनिटर हो गया, एक CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया,
इस तरह की जो सिस्टम है वो माइक्रो प्रोसेसर उसमें लगा होता था। तो माइक्रो प्रोसेसर के खोज ने ही माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। माइक्रो कंप्यूटर तो आप अपने घरों में जो प्रयोग करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा है दोस्तों। तो बताइए वो सब चीज कब कौन सी पीढ़ी में आ जाएगा? जिस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आएगा उसी पीढ़ी में आ जाएगा, इसलिए उसी पीढ़ी में आ गया पीसी। आ गया ना? हाँ ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर पीसी। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही आप सबके घर में पीसी पहुंच गया तो आप क्या करने लगे भैया? आप कंप्यूटर से एक दूसरे से डाटा शेयर करने लग गए, वही व्हाट्सएप में, फेसबुक में कंप्यूटर से मैसेज करने लग गए, फेसबुक खोल के उसमें जुड़ने लग गए, क्योंकि ये सब चीज होने लगी, आपस में मैसेज होने लग गई। तो आपने नेटवर्क बना लिया पूरा पीसी से, अपने एक दूसरे से, मैं अपने पड़ोसी से मैसेज कर रहा हूँ, अपने पड़ोसी से, तो हमने आपस में भी ये डाटा शेयर कर करके पूरा एक नेटवर्क बना लिया। इसे चौथी पीढ़ी से जन्म होता है उच्च क्षमता वाले नेटवर्क का, हाई क्वालिटी वाले नेटवर्क का। क्लियर हो गई बातें? ठीक है सर। समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया पे जैसे होता है, जब नेटवर्क बना रहे हैं तो आप मल्टीमीडिया ही प्रयोग करेंगे, है ना? यूट्यूब, फेसबुक सब यहीं से प्रयोग होना चालू हो गया, जिस पीढ़ी से हमारा कंप्यूटर हम उपयोग करने लग गए। ठीक है सर, तो ये हो गया चौथी पीढ़ी का विशेष चीज कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, पीसी, उच्च क्षमता वाले नेटवर्क, मल्टीमीडिया। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटर का मतलब कि भैया मैं भी कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, आप भी पैरेलली काम कर रहे हैं, तो पैरेलली काम चल रहा है इसमें, है ना? और पांचवी पीढ़ी देखिए, पांचवी पीढ़ी में जो कि 85 से आगे वर्तमान तक, क्योंकि 71 से 85 आपका 85 से वर्तमान तक की पूरी चीजें। तो इसमें भैया याद रखेंगे कि किस पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होना चालू हुआ। तो ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होना चालू हुआ पांचवी पीढ़ी में। तो देखिए दूसरी पीढ़ी में था मैग्नेटिक मेमोरी, चौथी पीढ़ी में था सेमीकंडक्टर मेमोरी, और पांचवी पीढ़ी में है ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल मेमोरी। क्लियर हो गई बात है? जिसमें आता है ऑप्टिकल डिस्क में आता है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, हाँ सर, बीआरडी ब्लू रे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, बीआरडी। और यहाँ जो समानांतर कंप्यूटिंग है यहाँ होगी पैरेलल प्रोसेसिंग। पांचवी पीढ़ी में प से पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग के कारण कार्य तीव्र गति से होने लगे। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब कि अब कंप्यूटर के पास चार काम आप दे दिए हैं, तो एक काम इधर भी कर रहा है, एक काम इधर भी कर रहा है, एक काम इधर भी कर रहा है, एक काम इधर भी, तो पैरेलली ये काम पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, इस तरह से पैरेलल हो गए। तो पैरेलली भाई ये चारों काम को एक साथ कर सकता है, इसलिए पांचवी पीढ़ी में प से पैरेलल प्रोसेसिंग चालू हो गया। अब अच्छे से समझ गए होंगे पांचवी पीढ़ी के हार्डवेयर में क्या क्या चीजें थी। ठीक, आइए, बोला हर बड़ा काम ही करना है, खत्म करने के लिए हमारे पढ़ाया ही नहीं जाता। आप सीखने के लिए आए हैं और सीखेंगे क्या चीज, याद भी यही होगा, पढ़िए भी यही, सीखिए भी यही, देखिए भी यही। इस क्लास को 2 बार और देख लीजिए, जीवन कभी नहीं भूल लेंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक ठीक है सर, हम इतना हार्डवेयर वाला काम समझ गए हैं। अब चलिए चलते हैं, अब जितना भी हम लोग पढ़े पहले उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसके सॉफ्टवेयर वाले हिस्से पर। ठीक है, कि हार्डवेयर में क्या क्या हुआ सब चीज पढ़ते हैं। तो पांचों पीढ़ी के एक बार आप मेरे साथ दोहराएंगे। देखिए सर, कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ी है सर? 5 पीढ़ी, 1 2 3 4 और 5 पीढ़ी है सर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है? तो 5 पीढ़ी कर देते हैं, रुकिए आपके लिए। कंप्यूटर सर 5 पीढ़ी, 1 2 3 4 5 पीढ़ी। हार्डवेयर में मुख्य रूप से क्या चीज की खोज हुई थी? हार्डवेयर में सर पहली पीढ़ी में थी वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड पीढ़ी को हम 2 बोलते हैं, 2 जनरेशन, 2 मतलब ट्रांजिस्टर, T फॉर ट्रांजिस्टर। तीसरे में थ्राइस के भाई, थ्राइस हो गया आईसी, हो गया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे में हो गया भैया इसका एडवांस वर्जन माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवे में हो गया आपका क्वांटम कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर ये तो हो गई 5 वो हार्डवेयर डिवाइसेस जिसने भैया इस पीढ़ी को जन्म दे दिया। अब इसमें पहले वाले में देखिए इसका समय कौन सा, तो इसमें रखेंगे 4 के रेंज में, 1940 वाले के आसपास, इसमें 1950 वाले के आसपास, इसमें ये आपके 60 वाले के आसपास, इसमें आपके 70 वाले के आसपास, इसमें आपके 80 वाले के आसपास। तो दशक याद हो गया सर, 40 का दशक था, 40 से लेकर के 50 तक का दशक, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से बाद का दशक पूरा पांचवी पीढ़ी में आता है। तो हाँ सर, अब 40 में कहाँ से? तो 40 में दशक से याद रखिएगा सर आपका 42 से 55, इसमें आपका 50 का 55 से 64, फिर आपका 64 से 71, फिर आपका 71 से 85, 1985, और फिर आपको 85 से प्रेजेंट तक, वर्तमान तक। तो हाँ सर, हमको ये रेंज भी याद हो गया। तो दशक में 40 50 60 70 80 आसानी से याद हो गया। 4 5 6 से 4 चालू करना था, 80 तक जाएगा। और रेंज में ऐसे बोलेंगे तो 42। और ये रेंज का डाटा अलग अलग होता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है।
हर बुक में अलग अलग देखने मिलेगा, उसको लेकर परेशान नहीं होना क्या सही क्या गलत, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 40 के दशक के आसपास का बात करो प्रथम पीढ़ी में लेना है, 50 के आसपास का बात करते हो सेकंड पीढ़ी में, 60 के आसपास का बात करते हो तृतीय पीढ़ी में, 70 के आसपास का बात करते हो 80 पीढ़ी में, 85 के बाद 80 के आसपास का बात करते हो पांचवी पीढ़ी में। बात खत्म ना? हाँ सर, अभी डाउट हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्रथम पीढ़ी को वैक्यूम ट्यूब याद रखना है। सेकंड भी टू, दो को हम टू बोलते हैं, तो टू से देखिए टू पीढ़ी में ही T4 ट्रांजिस्टर है। तीन को बोलते हैं थ्राइस, THRICE, तो थ्राइस में IC से हो गया भैया IC सर्किट। चौथे माइक्रो प्रोसेसर, टेंशन है ही नहीं, वही IC का एडवांस वर्जन माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये सब चीजें, ये मेजर चीज हम लोग देख लिए। सेकंड पे देखिए इसमें और क्या क्या चीज हमको याद रखना है। इसे इंटीग्रेशन चालू होगा, देखिए क्योंकि आगे इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इंटीग्रेटेड से इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा आपके, इसको अलग कलर में लेते हैं, इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा आपके तीसरी पीढ़ी से ही। और यहाँ हो जाएगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जब इसमें ये दोनों चल रहे हैं SSI MSI, तो चौथी पीढ़ी में आ जाएगा भैया क्या आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवें में क्या आ जाएगा इसका एडवांस वर्जन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है सर, ठीक है ये सर, ये भी हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर सेकंड पीढ़ी में ही लेते हैं भाई, ये दूसरे क्लास और एक चीज है। सर सेकंड पीढ़ी में हम क्या लिए थे? सर सेकंड पीढ़ी में हम लोग ले रहे थे आपका मैग्नेटिक मेमोरी। तो कैसे याद रहता था सर? डबल M है, 2M, तो सर दूसरी पीढ़ी में ही जाएगा ये। ठीक है सर, चौथी पीढ़ी में क्या ले रहे थे? SM बोले तो चौथी पीढ़ी में सर हम ले रहे थे SM बोले तो सर सेमीकंडक्टर मेमोरी। और सर पांचवें में हम लोग ले रहे थे आपका ऑप्टिकल डिस्क वाला, जिसमें हम CD, DVD है ना, DVD, ब्लू रे डिस्क, BRD ये सब पढ़ रहे हैं लोग। इतनी बात ये सब मेमोरी वाला काम खत्म हो गया। ठीक, MM दूसरी पीढ़ी में और SM हो गया भाई आपका चौथी पीढ़ी में। ठीक, सेमीकंडक्टर मेमोरी ये भी हो गया सर हमारा। सर फिर हम लोग एक चीज देखे थे कि दूसरी पीढ़ी में हम लोग देख रहे थे इस तरह वहां पे बैच प्रोसेसिंग होता है। देखिए बैच, अगर मैं लिखूं बै और च, तो बैच में 2 वर्ड है, तो सर बैच प्रोसेसिंग का काम होगा सेकंड पीढ़ी में ही। क्लियर हो गई इतनी इस बात ना? हाँ सर, देखिए बैच पीढ़ी जो आगे की सेकंड पीढ़ी में दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना, द्वितीय पीढ़ी में। यस सर, मैग्नेटिक मेमोरी सर आपके दूसरी पीढ़ी में। तो देखिए पूरा आपका काम खत्म हो गया यहाँ पर, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो हार्डवेयर वाला कोई मेजर काम हमारा हो गया खत्म। अच्छा हमको हार्डवेयर याद हो कि प्रथम पीढ़ी 4255 निर्वाह ट्यूब पंच का, हाँ देखिए प से प्रथम, प से पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मशीन का। सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, चुंबकीय मेमोरी MM, मैग्नेटिक मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी, बैच प्रोसेसिंग 1 2 सेकंड पीढ़ी में। तीसरे में चलते हैं, तीसरे में IC, थ्राइस IC से इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेशन से स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और मिनी कंप्यूटर का PDP-8 का खोज हो गया। तो भाई याद रखिएगा PDP-8 बहुत बड़ा खोज है ना, ये पूछता है कि मिनी कंप्यूटर PDP-8 का मिनी कंप्यूटर भाई कौन सी पीढ़ी से आया? तो याद रखेंगे मिनी 3, तो ई से याद रखेंगे भैया तीसरी पीढ़ी का है। हार्डवेयर वाले काम खत्म, तो 3 पीढ़ी का हम लोग अच्छे से देख लिए। आइए इसके पीछे के 4 2 पीढ़ी का भी देख लेते हैं, हमको याद है कि नहीं। यहाँ हो गया स्मॉल और मीडियम, तो अगले में हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उससे पांचवी पीढ़ी में हो जाएगा आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर तो खोज हुआ ही था, और सेमीकंडक्टर मेमोरी का खोज हो गया था। चौथी पीढ़ी में जब माइक्रो प्रोसेसर आया, इसलिए हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो कंप्यूटर आएगा। माइक्रो कंप्यूटर जो घर में आता है उसको हम PC बोले, पर्सनल कंप्यूटर बोले। उस कंप्यूटर के कारण उच्च क्षमता वाला नेटवर्क डेवलप हुआ, नेटवर्क से वही मल्टीमीडिया का डेवलप हुआ। ये सब नेटवर्क, उच्च क्षमता वाला नेटवर्क, मल्टीमीडिया, सब आपका किसका है? चौथी पीढ़ी का बात है। पैरेलल कंप्यूटिंग का काम हो गया भाई, पैरेलल इसमें कैलकुलेशन वगैरह कर सकते थे। और पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग चौथी पीढ़ी, और पैरेलल प्रोसेसिंग बोलेगा तो पांचवी पीढ़ी। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का प से प्रोसेसिंग, प से 5, प से पैरेलल, प से 5, ऑप्टिकल डिस्क पांचवी पीढ़ी। तो हाँ सर, हमारा हार्डवेयर वाला काम तो खत्म। अब पांचवी पीढ़ी का इन्वेंशन मेजर याद है आपको? सर आपको उसका वर्ष याद है, उसके हार्डवेयर याद है अच्छे से। अब चलते हैं आगे इसके सॉफ्टवेयर पे। आइए, बोला ना जब खत्म करने के लिए पढ़ना ही नहीं। देखिए फिर चलते हैं पढ़ना, सर हम चालू करते हैं। आइए सॉफ्टवेयर पे, अब एक एक शब्द हम ध्यान देंगे, यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे, यही रटेंगे, काम खत्म। और क्लासेस कैसी लगती है आप मैसेज करके बताया कीजिए। आप भले ही ऑनलाइन देख रहे होंगे इसको एप्लीकेशन में, है ना सर, डेमो के लिए जाए तो जाए यूट्यूब में, वरना आप ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ये यूट्यूब में दूसरे वीडियोस में आप कमेंट कर सकते हैं कंप्यूटर क्लास कैसा था। ऐप में भी जब आप है तो वहाँ भी कमेंट की फैसिलिटी दी है, वहाँ भी आप लिख करके भेज सकते हैं कंप्यूटर क्लास कैसी लग रही है। ठीक, ताकि मैं और आपके लिए मन से मेहनत करूँ, मुझे भी आपको पता चले कि बच्चों को कितना पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक मैंने देखा तो केवल मनीष जी जो है सबसे पहले हमारे मेरे स्टूडेंट होंगे जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर से मुझसे जुड़े हैं, मनीष जी, है ना। थैंक यू मनीष जी, बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए
आइए तो भाई अब सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर उपयोग होते थे। ठीक है, तो इन तीन पीढ़ियों में कौन कौन सॉफ्टवेयर उपयोग होते थे। तो पांचों पीढ़ी के अब हम सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं। आइए अब सॉफ्टवेयर को देखना चालू करते हैं। एकदम आप जैसे ये कभी फील मत कीजिएगा कि ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन भैया मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन का दूरी पूरा खत्म है। ऐसी क्लास में बैठकर रटवाता हूँ बच्चों को, एक सब यहीं रटवा देता हूँ, समझा देता हूँ शब्द का मतलब क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग कैसा होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग, सब चीज समझा देता हूँ। तो सब चीज आप भी समझते चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए, सब दूरी खत्म हो, सब आपका रिविजन का मेहनत करना है। तो आते हैं सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो भाई याद रखिएगा, कंप्यूटर का सबसे बेसिक लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज। कि कंप्यूटर जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बना था तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता था। तो पहली पीढ़ी में क्या प्रयोग होगा, पहली पीढ़ी में सब प्रयोग होगा केवल केवल मशीन लैंग्वेज। पूछेगा कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग, मशीन लैंग्वेज जो कि हमेशा मशीन लैंग्वेज हमेशा प्रयोग होता है बाइनरी कोड, बाइनरी कोड। और बाइनरी में 22 शब्द का मतलब होता है, देखिए मोनो शब्द का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, है ना। तो यही रखिए। वैसे भी अगर बाइनरी कोड बोला है तो बाइनरी में दो कोड होंगे, बाई का मतलब दो, तो दो कोड कौन कौन से, एक है जीरो और एक है एक। इसका मतलब मशीन लैंग्वेज जो कि आपका बाइनरी कोड पर बेस्ड होता है, इसका मतलब मशीन लैंग्वेज जीरो और एक के ऊपर बेस्ड होता है। इसका मतलब अगर मेरे को उसमें बोलना है, समझिए क्या होता है मशीन लैंग्वेज, समझा रहा हूँ पर ध्यान समझिएगा। अगर मुझे उसमें बोलना है कि माई नेम इज प्रतीक, अगर मैं कंप्यूटर में लिखता हूं तो कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा, उस एम को भैया जीरो वन, वाई को जीरो जीरो, इस तरह से एन को वन जीरो, इस तरह से सबको अलग अलग जीरो वन कोड में बदल देगा। जीरो वन डबल वन जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो वन, इस तरह से पूरे सेंटेंस को इस जीरो वन स्टेप के लैंग्वेज में बदल देगा। उसके बाद इसको समझ पाएगा कि भैया रियल मायने में बोल रहा हूँ कि माय नेम इज प्रतीक। आप जब ऐसा लिखेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड से माय नेम इज प्रतीक, इसको कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर समझेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर इस जीरो वन के कोड में। कंप्यूटर केवल और केवल इसी बाइनरी कोड को समझता है, और बाइनरी कोड पे बेस्ड लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है। ठीक, कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। दूसरी बात अब आते हैं, तो सर हम जो लिखे माय नेम इज प्रतीक, इसको सर ये कंप्यूटर बदल कैसे पाए जीरो वन में। तो इसके लिए दोस्तों कंप्यूटर प्रयोग करता है ट्रांसलेटर का। कंप्यूटर में अलग प्रकार अलग से एक ठो ट्रांसलेटर कह सकता है। ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक। अनुवादक मतलब एक ऐसा भैया सॉफ्टवेयर का सेट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सेट, या सॉफ्टवेयर का सेट समझ लीजिए, हार्डवेयर का सेट समझ लीजिए, दोनों का कंबाइंड समझ लीजिए। तो एक ऐसा कंबाइंड आपका समझिए युक्ति या डिवाइस, सॉफ्टवेयर का सेट या हार्डवेयर का सेट, जो इस लिखे हुए लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में अनुवाद कर दे, इस लिखे हुए लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में अनुवाद कर दे, इसको इसमें ट्रांसलेट कर दे। वैसे एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं अलग अलग असेंबलर, है ना, असेंबलर, असेंबलर, कंपाइलर, ये सब भैया इसी ट्रांसलेटर में आ जाते हैं। यस, कंप्यूटर आप कुछ भी लिख दीजिए, अंतिमतः वो केवल समझेगा मशीन लैंग्वेज, इनकी बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को ही हम बोलते हैं क्या, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल केवल मशीन लैंग्वेज समझता है। तो आपको ये पहले जब शुरुआत में जब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी तो उस समय ये सब ट्रांसलेटर बने ही नहीं थे। तो उस समय जो प्रोग्रामर थे ना वो सीधा इस तरीके से कोडिंग लिखते थे, मतलब कोडिंग भी ऐसे जीरो करके लिखना पड़ता था, तो बहुत टफ जाता था। इसलिए आगे जाके एडवांस होने लग गया, तब आदमी अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखने लग गया, और उसने ट्रांसलेटर मशीन बना दी जिसने हर एक मशीन को, हर एक शब्द को ऐसे कन्वर्ट करने लग गया। तो आप समझ गए प्रथम पीढ़ी में कैसे होता था, उसमें पूरा लैंग्वेज, पूरा प्रोग्राम लिखा जाता था मशीन लैंग्वेज में ही, मशीन मतलब बाइनरी लैंग्वेज में ही, जीरो वन से मिला करके ही इस तरीके से। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है मशीन कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा है कि माय नेम इज प्रतीक, ऐसा समझ लीजिए आप। मैं केवल एक एग्जांपल दिया, सुनवा के बाद हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बोला ना रटना ही नहीं है, क्या होता है मशीन लैंग्वेज, किस तरीके से दिखता है, कंप्यूटर कैसे समझता होगा, सब बता दिया। कोई चीज नहीं, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है कि मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, बाइनरी कोड होते हैं। कौन कौन से बाइनरी कोड होते हैं, दो कोड होते हैं। बाई मतलब दो, तो जीरो और एक कोड होता है। जीरो का मतलब होता है ऑफ, एक का मतलब होता है ऑन, ये सब भी पूछता है। ठीक, आइए फिर भैया आपके नॉर्मल जो आप लैंग्वेज लिखते हैं उसको भैया मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है, ट्रांसलेटर या अनुवादक करता है। कौन कौन से ट्रांसलेटर अनुवादक है, तो असेंबलर और कंपाइलर है। बोला हर एक क्वेश्चन यहीं से इसी कॉन्सेप्ट से पूछेगा आपसे, हर एक क्वेश्चन बनना है आपका। आइए चलिए ठीक है सर,
अब हमको समझ में आ गया कि पहला पीढ़ी है तो जाहिर सी बात उस सेमेस्टर सबसे बेसिक चीज होंगी, और सबसे शुरुआती और सबसे बेसिक चीजें थी क्या, यही थी जिससे मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था। ठीक, और मशीन लैंग्वेज थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो उस समय हमने बना दिया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, हाँ, तो असेंबली लैंग्वेज, असेंबल का मतलब क्या होता है, एक साथ जोड़ना, एक साथ लाना, है ना। तो जैसे मैं पहले कहता माई एम इज प्रतीक, भाई मशीन लैंग्वेज उसको लिखते थे पहले 010101, इसी प्रथम पीढ़ी में थोड़ा सा एडवांस हुए तो उसको भी असेंबल करने लग गए, हर एक शब्द की कोडिंग को असेंबल करने लगे, एक साथ ला करके सेट जमाने लगे कि जहां ए दिख रहा है फट से लगा दो, जहां बी लग रहा है यहाँ फट से लगा दो, जहां सी लग रहा है वहां 01 लगा दो, इस तरीके से पूरा लिख करके दे दिए। ठीक, क्लियर हो गई बातें। सर क्या 01 या 11 ऐसा 01 में एबीसीडी को बोलते हैं क्या? आइए, अगर आपको ऐसा डाउट जा रहा है तो बोलते तो हैं दोस्त, आइए मैं इसी बात को खुद ही दर्शन भी करा देता हूँ, काहे टेंशन लेना है। आइए लिखते हैं अल्फा, अल्फा बेट बाइनरी कोड, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हर एक शब्द का जो आप लिख रहे हैं उन सब का भैया बाइनरी कोड पहले से बना हुआ है। देखिए, इसलिए कंप्यूटर, अब आप कोडिंग, अगर आपको कभी कोडिंग करना हो तो आप ऐसे कोडिंग कर सकते हैं खुद से, इसका प्रयोग, इस चार्ट का प्रयोग करके। देखिए, अच्छा सर, स्मॉल ए का कोड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ASCII कोड क्या है स्मॉल ए का 097, और बाइनरी कोड क्या है स्मॉल ए का 011 आ गया, 01 से बना हुआ कोड। यस सर, और लेटर ए, कैपिटल ए लिखना है तो आपको क्या है कोड, कैपिटल ए का कोड है भैया ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का कोड है 065, और कैपिटल ए को अगर लिखना है बाइनरी तो कैसे लिखेंगे 01501। अगर मेरे को लिखना होता है कि माय नेम इज प्रतीक, तो मैं प्रयोग करता हूं कैपिटल में लिखना है तो मैं पी के मतलब लिखता पूरा पूरा ऐसा, ये लिखता, आर का मतलब लिखता पूरा ऐसा, ए का मतलब लिखता पूरा ऐसा, PRA, टी का मतलब लिखता पूरा ऐसा, आई का मतलब लिखता भाई मैं आपको पूरा ऐसा, और के का मतलब लिखता मैं पूरा ऐसा, तो जाके मेरा नाम बनता PRATI और के, तब जाके मगर इतना सारा लिखता कोड, तब जाके भाई मेरा नाम रेडी होता। क्लियर? तब समझिए यही है मशीन लैंग्वेज जो आपको दिख रहा है। मशीन लैंग्वेज को ही थोड़ा सा और असेंबल कर देगी, जहां भी अब आपको कैपिटल ए दिख रहा है फट से पूरा सेट उठ के ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, जहां बी आप टाइप किए फट से ऑटोमेटिक उतना कोड उठ के सेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं असेंबल कर दिया आपने। इसलिए असेंबली लैंग्वेज इसी का ही एक सेट बना के असेंबल कर रहे हैं, जहां ए टाइप किया किसी ने फट से पूरा सेट उठ के आ गया, आपको अलग से पूरा 010 ऐसा नहीं लिखना है, आपको अलग से पूरा 01 5 बार 0 फिर 1 ऐसा नहीं लिखना है। ये हो गया, ऐसा लिख रहे था वो मशीन लैंग्वेज, और उस पूरे को एक ही टाइप के तो फट से पूरा ये पूरा कोडिंग उठ के एक साथ आ जाए, वो है असेंबल होना, पूरे सब एक साथ असेंबल होकर के एक साथ आ गई, हो गया असेंबली लैंग्वेज। इसलिए प्रथम पीढ़ी में ही मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आप देखते हैं। अब क्लियर हो गई बात? चलिए, बोला ना सीख सीख के पढ़िए यार, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, एक शब्द का मतलब आप सीखेंगे। ठीक है सर, मशीन भाषा हम समझ गए और असेंबली भाषा दोनों प्रथम पीढ़ी के थे, ये हम समझ गए। अब इसके एडवांस वर्जन पे हम जाएंगे तो सेकंड पीढ़ी में क्या होगा, अब ये असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का एक एडवांस लेवल जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको बोलता है HLL। तो हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो भाई जब प्रथम पीढ़ी में हो रहा है मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, तो सेकंड पीढ़ी में क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होगा। क्लियर कितनी बातें? ठीक है सर। हाई लेवल लैंग्वेज में किसका, तो उस प्रोग्रामिंग भाषा आ चुकी थी, फोर्ट्रान और कोबॉल। तो प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन आ गई थी, फोर्ट्रान और कोबॉल। तो पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पीढ़ी में क्या, मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, सेकंड पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान और कोबॉल। क्या, फोर्ट्रान और कोबॉल हो गया। सर सेकंड पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रयोग हो ही रहा था, आप देखिए थे कि हाँ सर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ था इस समय सेकंड पीढ़ी में, बैच 2 है तो सेकंड पीढ़ी में। यस सर। फिर थर्ड पीढ़ी में क्या जाएगा, थर्ड पीढ़ी में कुछ नहीं सर, उसी उच्च स्तरीय भाषा को थोड़ा एडवांस करेंगे, तो इसमें भी उच्च स्तरीय भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। क्लियर? इतना सॉफ्टवेयर में आप देखिए हाँ सर, यहाँ भी हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ भी हाई लेवल लैंग्वेज होने लग गया, मगर थोड़ा उससे एडवांस होने लग गया। यहाँ फोर्ट्रॉन कोबॉल याद रखिएगा सॉफ्टवेयर में। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं तीसरी पीढ़ी में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज आ जाता है
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम शेयर करता हो। जैसे मान लीजिए कि चार ऑपरेटर हैं तो भाई 2 से 4 घंटा आप अपना काम करेंगे, 4 से 6 घंटा आप अपना काम करेंगे, जैसे 12 से 2 आप अपना किए, टाइम शेयर कर रहे हैं, आप टाइम को आपस में बांट रहे हैं। तो टाइम शेयरिंग जैसे मतलब उसमें 4 काम हो रहे हैं, बैच प्रोसेसिंग होने लग गया था। सेकंड पीढ़ी में उसका एडवांस वर्जन टाइम शेयरिंग क्या हो गया कि 4 अलग-अलग काम है। वैसा नहीं होगा कि पहला काम पूरा खत्म हो रहा है तब दूसरा चालू करेगा, नहीं, उसके एडवांस वर्जन आ गया कि टाइम शेयर कर दिया। कैसे टाइम शेयर कर दिया कि 4 काम है मेरे पास, है ना, तो 10 मिनट इसका काम किया, 10 मिनट इसका, 10 मिनट इसका, 10 मिनट इसका, फिर 10 मिनट इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरीके से पूरा टाइम शेयर करने लग गया। तो टाइम शेयर करके लगभग भैया एक साथ ही लगभग काम खत्म होने लगेंगे। ये काम खत्म, इसके 10 मिनट बाद ये, इसके 10 मिनट ये, 10 मिनट ये नहीं कि पूरे 1 घंटे ये लिया, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, नहीं, ये सब काम लगभग वही एक साथ लगभग कंप्लीट होने लग गए थे। इसको बोलते हैं टाइम शेयर करना, समय को बांट दिया गया। क्लियर हो गई बातें? यस सर। तो टाइम शेयरिंग हो गया ये। तो टाइम शेयरिंग याद रखिएगा। इस पीढ़ी में प्रथम में क्या था? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। सेकंड में हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोरट्रान कोबॉल। थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर। तो थर्ड में था, थर्ड में इसलिए THI थर्ड, THIRD थर्ड, और T थर्ड से ही T टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आइए, यस सर, ये भी आप समझ गए। फिर साथ ही साथ याद रखिएगा कि रैम प्रथम व्यावसायिक विकास व व्यवस्थित उपयोग आरंभ हो गया। तो यहीं से ही तीसरी पीढ़ी से ही आ गया कौन? रैम आ गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गया। अब सर रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैंडम एक्सेस क्यों बोलते हैं? क्या मतलब होता है इस रैंडम शब्द का? सब हम मेमोरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेमोरी चैप्टर में सभी का शब्द का मतलब सुना होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैंडम ही क्यों बोलते हैं? और रीड ओनली मेमोरी, रोम को रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं? सभी चीज आपको दिखेगा आंखों से, अच्छा ऐसे कहते हैं, है ना। आइए फिलहाल चलिए बताते हैं कि तीसरी पीढ़ी में रैम का भैया खोज हो गया। ध्यान रखिए कैसे याद रहेगा? अरे RAM 3 ही शब्द है इसलिए तीसरी पीढ़ी, बात खत्म। PDP 1 2 3 PDP तीसरी पीढ़ी हो गया। हाँ सर, अब आपको सॉफ्टवेयर वाले काम खत्म। तो पहले पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। सेकंड में हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग भाषा, फोरट्रान कोबॉल, है ना, और बैच प्रोसेसिंग था। थर्ड वाले में हाई लेवल लैंग्वेज, टाइम शेयरिंग, T4 थर्ड, T4 टाइम शेयरिंग, और RAM 3 वर्ण वाला 3 खत्म। हाँ सर, सॉफ्टवेयर का काम खत्म। चलिए सर, सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं चौथे और पांचवी पीढ़ी का सॉफ्टवेयर खत्म करते हैं। सर यहाँ सॉफ्टवेयर में क्या है कि देखिए, पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मिनी कंप्यूटर बनने लग गया। क्योंकि भाई चौथी पीढ़ी में आपको क्या हो गया था? माइक्रो प्रोसेसर आया था, जिसका से माइक्रो कंप्यूटर का जन्म हो गया। माइक्रो कंप्यूटर मतलब पीसी का जन्म हो गया, पर्सनल कंप्यूटर का, जो डेस्क पे आप रख के नॉर्मली काम करते हैं। यस, इसलिए बोल रहा है पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मिनी कंप्यूटर बन गया। अब पीसी बना उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वही बात को लिख रहा है। सिंपल सी बात है भैया, आपको जो चीज दिख रहा है ग्राफिकल रूप में दिखता है, अपने कंप्यूटर में दिखता है ग्राफिकल रूप में। ऐसा आइकन बना होता है, देख टच करते हैं MS वर्ड का आइकन, MS ऑफिस का, MS पावर पॉइंट का, हाथ से, तो यहाँ से आ जाएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्योंकि अब घर घर पहुंचाना है कंप्यूटर, तो जब घर घर पहुंचाना है कंप्यूटर चौथी पीढ़ी में, तो घर घर भैया आप इतना तो आदमी नहीं, बच्चा ना पढ़ा लिखा उसको कोडिंग का सब पता हो, तो उसको भी क्या जो दिखेगा वो समझ पाएगा, देख के, चिन्ह देख करके, तस्वीर देख करके। इसलिए चौथी पीढ़ी में क्योंकि पीसी का खोज हुआ, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर का, जो कि घरों घरों में जाने वाला है, तो वो चित्र के रूप में सब दर्शाने, इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर को एक ऐसा इंटरफेस दीजिए जो उसको ग्राफ के रूप में सब चीज दिखाता हो, ठीक है, चित्र के रूप में, ग्राफ के रूप में दिखाता हो। इसलिए भैया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चौथी पीढ़ी में आ गया, क्योंकि यहीं से पीसी आया था। ओके, तो पीसी जोड़ के, पीसी पर्सनल कंप्यूटर जोड़ करके आपको नेटवर्क याद रखना है, नेटवर्क से मल्टीमीडिया याद रखना है, मल्टीमीडिया से याद रखना आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। और देखिए, प्रथम पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। सेकंड पीढ़ी में भैया आपका हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड पीढ़ी में सेकंड लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, फोरट्रान और कोबॉल। तीसरी पीढ़ी में भी हाई लेवल लैंग्वेज। चौथी पीढ़ी में आ गया सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, उच्च स्तरीय सी भाषा का विकास हो गया चौथी पीढ़ी में ही। क्लियर, याद रखेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ध्यान से रखना। चौथी पीढ़ी में सी कैसे आया? ABC, सी आता तीसरे नंबर पे, और इसके एक बाद चौथी पीढ़ी में सी आया था, ध्यान रखना है। तो प्रथम पीढ़ी में मशीन असेंबली, सेकंड में उच्च स्तरीय, थर्ड में उच्च स्तरीय, सेकंड में फोरट्रान कोबॉल, साथ में था। चौथी में है सी, चौथी में सी, तो चौथी में सी लेवल लैंग्वेज, सी लेवल लैंग्वेज आगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लेवल लैंग्वेज आ गया। हाँ सर, याद रहेगा। अब क्योंकि देखिए इसमें नेटवर्क बन रहा है, तो नेटवर्क बनेगा तो लोकल एरिया पे नेटवर्क जुड़ेंगे, फिर लोकल पे नेटवर्क जुड़ के बड़े एरिया पे जुड़ेंगे, वाइड एरिया पे, इसलिए बन गया भैया यहाँ पर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क का जन्म हुआ चौथी पीढ़ी में। क्या भैया आपस में पूरा डाटा कनेक्ट होने लग गए, है ना, इसरो, DRDO सबके डाटा आपस में शेयर साझा होने लग गए। इस तरीके से डाटा का भाई नेटवर्क में जो भी नॉलेज था, जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स था, सबका आदान प्रदान होने लग गया, और नेटवर्क एक जाल बन गया। इसलिए चौथी पीढ़ी में हो गया नेटवर्क, बोलते हैं याद रखो नेटवर्क, तो नेटवर्क हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इन सबका विकास हो गया। और ये वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया, तो आपको सिंपल सा आपको MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज, यही देगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक।
तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम, ये सब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आ गए, ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेकर के ही आए थे। तो इसका कुछ भी इसी में होगा। अच्छा, तो चौथी पीढ़ी में एक साथ ध्यान रखना है क्या सर, आपका माइक्रो प्रोसेसर की खोज के कारण माइक्रो कंप्यूटर बन गया। माइक्रो कंप्यूटर के कारण उसमें सर आपका पर्सनल कंप्यूटर ने जन्म ले लिया। पर्सनल कंप्यूटर ने जन्म ले लिया तो उसमें फिर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देना पड़ गया। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, MS विंडोज का प्रयोग होने लग गया। सारे का सब कंप्यूटर प्रयोग करने से नेटवर्क बन गया। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क बन गया और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C लैंग्वेज का खोज हो गया। ये सब चौथे पीढ़ी के एक साथ। पांचवी पीढ़ी का देखिए क्या है, इंटरनेट मल्टीमीडिया का विकास हो गया। भाई यहाँ तो मल्टीमीडिया था, मगर मल्टीमीडिया का बड़ा रूप, नेटवर्क का बड़ा रूप क्या आ जाएगा, नेटवर्क का बड़ा रूप हो जाएगा इंटरनेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जैसा आप बोल दीजिए। तो नेटवर्क से बड़ा रूप इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। हाँ सर, तो इंटरनेट आ गया पांचवी में, चौथी में नेटवर्क, पांचवी में इंटरनेट। तो नेट इंटरनेट, नेट इंटरनेट, यस एडवांस वर्जन। इंटरनेट मल्टीमीडिया का विकास हो गया। इसी समय जब हो गया तो यहाँ से आप अमेरिका में मेल कर सकते हैं, इसलिए ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इस सब का विकास हुआ पांचवी पीढ़ी में। मुझे वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कब की गई, पांचवी पीढ़ी में। इंटरनेट की खोज पांचवी पीढ़ी में, ईमेल की खोज पांचवी पीढ़ी में। ठीक, हाँ सर, तो पूरा सॉफ्टवेयर वाला काम आपका हो गया खत्म। अब जब इतना काम खत्म, हाय, तब हम चलते हैं किसकी ओर, इसके कुछ विशेष जो उदाहरण बचे हुए इसकी ओर, जिसको पूछता है। ठीक, आइए फिर से हम आगे अपनी प्रथम पीढ़ी की ओर। आइए अब झांकते हैं। इतना क्लियर होने के बाद बोला ना, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। इस क्लास को 2-3 बार देखिए, जीवन फिर कभी नहीं खोलना पड़ेगा कॉपी, सबके दिमाग छपा रहेगा। बस जैसे हम बता रहे उस तरीके से ही बैठाइएगा दिमाग में, जितना हैवी हो जाएगा कि आप भाई पागल हो जाएंगे, है ना। इसलिए आइए चलिए क्लियर करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के उदाहरण कौन कौन से कंप्यूटर, तो प्रथम पीढ़ी में ही कौन कौन से कंप्यूटर आ चुके थे, ENIAC, UNIVAC, ये सब कर पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, है ना। JPA का जॉन मॉसली भैया खोज करता थे। तो ENIAC, UNIVAC, Mark 1 तो IBM का Mark 1, ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ENIAC, UNIVAC, Mark 1, ठीक, हाँ सर। और मुख्यतः इस समय कंप्यूटर का प्रयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और डिफेंस कार्य के लिए होते थे। क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ सर, ठीक है ना। तो इस समय सर किस क्षेत्र में प्रयोग होता था, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और डिफेंस, सैन्य सेक्टर में होता था। हाँ, वहीं तक सीमा था, बाहर किसी नॉर्मल पब्लिक को के लिए नहीं था। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है सर। सेकेंड पीढ़ी में कंप्यूटर आने लगेंगे। अब यहाँ से शब्दों नंबर वाले का वो दिखने लगेंगे शब्द। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर। तो देखिए ENIAC, UNIVAC, IBM Mark 1 प्रथम पीढ़ी के एग्जाम्पल है कंप्यूटर के। IBM 1401, IBM 360, PDP-8, Honeywell 200, जहां नंबर्स दिखने चालू हुए सर, नंबर्स वाले सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। क्लियर हो गई बातें, तो हाँ सर, ऐसे नाम ENIAC, UNIVAC, Mark 1, ये सब किसके हैं, और Mark 1 बनाया किसने, IBM ने बनाया। ये सब है प्रथम पीढ़ी के, जहां नंबर दिखने चालू हो गए। ये IBM 1401, 360, PDP-8, Honeywell 200, ये सब आपके दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर है। कोडिंग याद रखिए वैसे, हाँ सर। और इस समय प्रयोग होने लगे, इस समय वैज्ञानिक रिसर्च के लिए होते थे और सैनिक के लिए। इस समय थोड़ा सा आगे आया, इस समय व्यवसाय तथा उद्योग में प्रयोग होने लग गया। बड़े बड़े कंपनियां जो थी, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थी, वो प्रयोग करने लग गया। तो देखिए थोड़ा सा आपका नॉर्मल धीरे से कहीं रिजर्व क्षेत्र से थोड़ा अनरिजर्व क्षेत्र में आ रहा है। तो पहले बड़े बड़े कहाँ पे, साइंटिफिक रिसर्च और डिफेंस के पास, वहां से कहाँ पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनी के पास। उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए भाई आ जाएगा ऑफिसेस में, फिर घर में, फिर आपके हाथों में हर आदमी के पास। यस, देखते चलिए। तो सेकंड पीढ़ी में ये हो गया सर, व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र में आ गया प्रयोग इसका। ठीक, आइए और देखिए याद रखिएगा, PDP-8 आया सेकंड पीढ़ी में, मगर PDP-8 मिनी, PDP-8 मिनी कहाँ गया हमारा, PDP-8 मिनी आया तीसरी पीढ़ी में। तो PDP-8 आया, है ना, PDP-8 आया था सेकंड पीढ़ी में, मगर PDP-8 मिनी आया था तीसरी पीढ़ी में। याद रखिएगा, उसको एडवांस वर्जन और, हाँ सर। और इस समय उपयोग होने लगा IBM 360 जो था, IBM 360 उसका एडवांस वर्जन IBM 360 आ गया, PDP-8 आ गया, NCR 395। तो दूसरे तीसरे पीढ़ी में वही नंबर वाले कोडिंग चलने लग गया। और चौथे पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का खोज हो चुका है। इसमें उद्योग धंधे, ऑफिसेस वगैरह तक आ चुके हैं कंप्यूटर। अब आप पहुंचेंगे घरों तक। तो चौथे पीढ़ी में क्या पहुंचेंगे, घरों तक कंप्यूटर पहुंच जाएंगे। देखिए तो अब आगे भैया घरों तक पहुंचाना तो आपको पर्सनल कंप्यूटर पहुंचाना होगा, इसलिए पर्सनल कंप्यूटर IBM PC, फिर PC पर्सनल कंप्यूटर ST, इंटेल चार्जर, चिन, सब भाई आपके कौन है, पर्सनल कंप्यूटर हैं। तो सब याद हो गए, हाँ। चौथे पीढ़ी से पर्सनल कंप्यूटर आ गया। और चौथे पीढ़ी PC आ गया, PC के C से ही C लैंग्वेज आ गया। यस सर। और पांचवी पीढ़ी तो आपसे एडवांस हो गया। क्या प्रयोग करता है, आप नोटबुक प्रयोग करते हैं,
टैब प्रयोग करते हैं। देखिए IBM का नोटबुक, पेंटियम का PC, सुपर कंप्यूटर, ये सब आगे किसमें, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर सब आगे सर अब आपके पांचवी पीढ़ी में। तो आपको काम खत्म इसका भी। तो इस तरीके से पांचों पीढ़ी, उसके हर एक चीज, जितने कॉन्सेप्ट उसमें कौन कौन से हार्डवेयर प्रयोग होते हैं, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से कंप्यूटर, ये हमारा होता है दोस्तों कंप्लीट। क्लियर हुई इतनी इस बात? चलिए, मगर ये चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अब तो बहुत कुछ इसी चैप्टर में सीखना बचा हुआ है ना। आइए देख लेते हैं कितना देर हो गया है, तो फिर हम एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक, चलिए तो काम करते हैं, आज की क्लास में यही तक रहने देते हैं ना, इस पांचों पीढ़ी तक ही रहने देते हैं। इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम एक नए वीडियो में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसके बचे हुए हिस्से को हम उसमें रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं तो एक ही वीडियो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। प्रथम में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटर। प्रथम का क्या है? 40, 50, 60, 70, 80। 40 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक के बाद वाला। 40 मतलब आपका भी हो गया कितना? 44 से 55, या 42 से 55, 42 से 55, 55 से 61, 55 से 64, 64 से 71, 71 से 85, 85 से वर्तमान। प्रथम पीढ़ी में हो गया वैक्यूम ट्यूब, आपका दूसरे में ट्रांजिस्टर, आईसी सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटर। प्रथम में कहा चल जाएंगे अपन हार्डवेयर में, प से प्रथम, प से पंच कार्ड। ठीक है, सेकंड में चल जाएंगे अपन हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर में प्रयोग है बैच प्रोसेसिंग, बैच 2 है तो बैच प्रोसेसिंग। सेकंड में MM मैग्नेटिक मेमोरी, तो भाई MM डबल तो MM सेकंड में आ गए मैग्नेटिक मेमोरी। और चौथे में है SM सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना। और पांचवें में है कौन आपका? तो CD DVD वाला ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, हाँ सर। चौथी पीढ़ी में आ जाएगा PC वगैरह आ जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर आ जाएगा, मल्टीमीडिया आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा। और पांचवें में आ जाएगा इंटरनेट, Gmail वगैरह सब चीज आ जाएंगी। हाँ सर, वर्ल्ड वाइड वेब सब पांचवी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में नेटवर्क वगैरह आ जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरी पीढ़ी आपका, चौथी पीढ़ी में PC भी आ जाएगा। प्रथम पीढ़ी में लैंग्वेज में आ जाएगा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। सेकंड में हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड में भी हाई लेवल लैंग्वेज, चौथे में आ जाएगा आपका भैया क्या? C लैंग्वेज। ठीक, ये भी जान गए आप। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आ जाएगा ENIAC, यूनिमैक, मार्क 1। सेकंड वाले में भैया 1401, 360, आपको वो जो नंबर्स है नंबर्स वाले आ जाएंगे। थर्ड पीढ़ी में नंबर्स वाले आ जाएंगे। फोर्थ पीढ़ी में आ जाएंगे आपके पर्सनल कंप्यूटर वाले। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी में आ जाएंगे नोटबुक वगैरह। ठीक है, टैबलेट वगैरह, नोटबुक वगैरह, ये सब चीजें। तो इसके पूरा ये जो चैप्टर है पूरा हमने अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया और समझ लिया है। तो देखिए पूरे को मैं एक साथ रिवाइज करवा रहा हूँ, लास्ट में देखिए, और आज का क्लास खत्म करेंगे। इसी का दूसरा पार्ट, इसी का ही दूसरा पार्ट आगे जिसमें और थ्योरीज है उसको हम अगले पार्ट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक, आइए तो देखते हैं दोस्तों। पीढ़ी में पहला पीढ़ी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं बोलते चल रहा हूँ, छोटा ही रहने दीजिए इसको भी। 42 से 55, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, प से पहला, प से पंच कार्ड, विद्युत और यांत्रिक मशीन, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। जब आपको पढ़ा सब लग रहा होगा। हाँ सर। ENIAC, यूनिमैक, IBM मार्क 1 वैज्ञानिक अनुसंधान सैन्य क्षेत्र में प्रयोग होता था पहले पीढ़ी का। सेकंड पीढ़ी में जाएंगे तो दूसरा पीढ़ी 2 पीढ़ी में 2 फॉर ट्रांजिस्टर, T फॉर ट्रांजिस्टर। चुंबकीय MM मैग्नेटिक मेमोरी, MM डबल N मतलब दूसरी पीढ़ी। बैच ऑपरेटिंग, बैच मतलब दूसरी पीढ़ी। यस सर। हाई लेवल लैंग्वेज, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा, फोर्ट्रॉन, कोबॉल। यस सर। यहाँ से मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, और उसमें आगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो था, ये फोर्ट्रॉन, कोबॉल था इसमें IBM 1401, 360, PDP-8, हनीवेल 200। और इसमें ये अनुसंधान था, सैन्य कार्य था। इसमें हो गया व्यवसाय उद्योग के क्षेत्र में। तीसरी पीढ़ी में चलेंगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। चौथे में हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवें में हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ होने के बाद मिनी कंप्यूटर PDP-8 आ गया, क्योंकि यहाँ गया था PDP-8 और यहाँ मिनी कंप्यूटर आ गया उसका तीसरे पीढ़ी में एडवांस वर्जन। ठीक है सर। यहाँ भी हाई लेवल लैंग्वेज ही चलेगा दूसरे के जैसे ही। यहाँ पे टाइम शेयरिंग आ जाएगा, है ना, टाइम शेयरिंग, ट से थ्राइस, टी से थ्राइस, टी से थर्ड और टी से ही टाइम शेयरिंग आ जाएगा तीसरी पीढ़ी में। सर इसमें RAM रैम आ जाएगा, तीन मतलब तीसरी पीढ़ी में रैम आ जाएगा, रैम का खोज हो जाएगा। और साथ में यहाँ IBM 360, PDP-8, NCR 395 आ जाएगा। ठीक है सर। चौथे में क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवें में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर PC आ जाएगा, तो PC से नेटवर्क, नेटवर्क से मल्टीमीडिया, नेटवर्क से ही लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और भैया PC है तो PC होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हो जाएगा MS-DOS, MS विंडोज। और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा चौथी पीढ़ी में। और इसलिए IBM PC, PC XT, Intel 404 चीन, ये सब भैया, और उच्च स्तरीय लैंग्वेज C लैंग्वेज आ जाएगा। ये सब हो गया। पांचवी पीढ़ी में आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, CD DVD, ब्लू-रे डिस्क, पैरेलल प्रोसेसिंग आ जाएगा, एक साथ 4-5 काम को एक साथ कर लेगा, है ना। हाँ सर। और फिर ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब का खोज हो जाएगा इसी में। इंटरनेट, मल्टीमीडिया का विकास हो जाएगा पांचवी पीढ़ी में ही। IBM नोटबुक जो आप उपयोग करते हैं, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, सब आपका पांचवी पीढ़ी में आ जाएगा।
इस तरह से आज कंप्यूटर की पांचों पीढ़ी को हमने अच्छे से पढ़ा, सीखा, जाना, उसके एक एक शब्द को भी हमने जाना है। एक चीज थोड़ा सा और आपको बताता हूँ जब जाते जाते हैं कि रैम अगर आ ही गया थे, थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर मेमोरी वाले में और समझा दूंगा ये कि रैम शब्द का मतलब होता क्या है, ताकि आपको समझा थोड़ा सा, ताकि आप समझ सकें। रैम शब्द का मतलब होता है सर रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इस मेमोरी मतलब मेमोरी जहां पे कोई चीज आप स्टोर कर रहे हैं, मगर इस मेमोरी में आप स्टोर क्या चीज कर रहे हैं, तो मैं ऐसे चीजों को इसमें मेमोरी में जो भी चीज स्टोर, मान लीजिए मेमोरी एक डब्बा है, मेमोरी की एक खाली डब्बा है जिसमें कोई भी चीज स्टोर कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसमें स्टोर कर दिया ABCDEF ऐसा करके, है ना, ये Z। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है सर। इसमें मैं अलग, मान लीजिए A वाला क्या है आपका भैया, कोई आपका MS वर्ड है, B वाला आपको कोई गेम है, C वाला कोई वीडियो है, अलग अलग सब अलग अलग मैं चीजों को इसमें स्टोर करके रख दिया हूँ, अलग अलग एप्लीकेशंस को। ये मेरा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या भाई मेरा यूट्यूब, इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन को मैं डाल दिया हूँ। आप समझ गए इतनी बात? हाँ सर। तो मेमोरी एक डब्बा है, ये मेमोरी एक डब्बा है जिसमें खाली जगह में मैंने यूट्यूब डाल दिया, फेसबुक डाल दिया, व्हाट्सएप डाल दिया, इस तरह अलग अलग एप्लीकेशन मैंने डाल दिया। अब उसमें रियल मायने में इसमें भैया मान लीजिए मैं प्ले कर रहा हूँ, पहले ये आपको समझाने के लिए अच्छे से बनाते रुकिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि मान लीजिए पूरा मेमोरी है, मेमोरी का खाली जगह, इसमें मैं सही मायने में व्हाट्सएप है, ये मेरा फेसबुक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा यूट्यूब है, YT यूट्यूब है, यहीं पे मेरा और कुछ ले लेते हैं, कोई गेम है मान लीजिए मेरा गेम, यहीं पे मेरा गेम डला हुआ है, गेम्स डला हुआ है, ये मेरे मान लीजिए मेरी मूवी डली हुई है, कोई सी मूवी डला हुआ है, मैंने मूवी वाला कोई एप्लीकेशन है, ये मूवी हटाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे टेलीग्राम डाल दिया हूँ, टेलीग्राम, ठीक, यस। और कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं, कौन सा एप्लीकेशन ले लें, मान लीजिए यहाँ पे मेरा गूगल फोटोज डला हुआ है, गूगल फोटोज। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो अब देख रहे हैं कि सर जितना भी आप जो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखते हैं ना, अपने मोबाइल में जितने भी आप एप्लीकेशन रख रहे हैं, व्हाट्सएप एप्लीकेशन, फेसबुक एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, आपका टेलीग्राम, नॉर्मल आपको जो भी चीजें, जितने भी एप्लीकेशन है, वो आपके एक मेमोरी में जा करके स्टोर होंगे, क्योंकि उसको भी स्टोर होने के लिए, इंस्टॉल होने के बाद जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल का मतलब आप इनसाइड आने का परमिशन, इनसाइड आके वो रहेंगे कहाँ, तो एक मेमोरी में वो रहेंगे। इसी मेमोरी को हम बोलते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं आप, वो सब किस में होते हैं, तो रैम में होते हैं, वो सब होते हैं किसमें, रैम में। अब जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो सब जाके रैम में आपके स्टोर होते हैं दोस्त। इसलिए जब आप देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन जब अपने आप फोन में भर लेते हैं, तो आपका रैम का स्पेस, मान लीजिए 4 GB था रैम आपका, था 4 GB, और बहुत सारे एप्लीकेशन भरने से इसमें से भैया लगा पूरा 3.8 GB आपका भर चुका है, तो इसमें स्पेस बचे नहीं, केवल इतना स्पेस बचा है। इसलिए आपका फोन जब स्पेस नहीं रहता है, तो जितने एप्लीकेशन भैया स्मूथली फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं, जिसको से आपका फोन हैंग मारता है, तो क्या बोलता है भैया कि अरे अपने फोन को फॉर्मेट मार दीजिए, जैसे आप फॉर्मेट मारेंगे तो जितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आप डाउनलोड किए सब उड़ जाएगा, तो फिर से स्पेस खाली हो जाएगा, तो आपका फोन भाई स्मूथली चलने लगेगा। इसलिए यार कि जब भी आपका फोन अगर हैंग मार रहा है जरूरत से ज्यादा, तो आपका रैम बहुत ज्यादा भरा हुआ है, रैम को खाली कीजिए। इतनी सी बात हो गई। हाँ, मतलब इसका मतलब जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं सर, वो कहाँ पे स्टोर होता है, रैम में। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन भैया कि रैम में जब आपका फोन हैंग वगैरह मारता है तो किसको कौन सी मेमोरी खाली करनी चाहिए, रैम मेमोरी खाली करनी चाहिए, ठीक है सर। तीसरी मुख्य बात कि इसी रैम में एक शब्द जुड़ता है, रैंडम एक्सेस। ये मेमोरी का डब्बा की इसमें शब्द है रैंडम एक्सेस। इस रैंडम एक्सेस का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा, आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, चलिए, क्योंकि रैम रैंडम आगे है तीसरी पीढ़ी में, इसलिए इस रैंडम एक्सेस का मतलब, मान लीजिए मैं भैया मैं चालू कर रहा हूँ, मैं देखो देखना है टेलीग्राम, टेलीग्राम पे जाना, मैं टेलीग्राम दबाया अपने मोबाइल में, टेलीग्राम का इमेज को टच किया, टेलीग्राम में देखिए टेलीग्राम का लोगो मुझे दिखता है, व्हाट्सएप को जैसे लोगो दिखता है, फेसबुक का सभी बना हुआ लोगो दिखता है, तो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि ग्राफ के रूप में आपको दिखा रहा है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप समझ गए। हाँ सर। अब टेलीग्राम को जैसे आप लोगो टच किए तो भैया मान लीजिए वाला कोर्स एक्टिवेट हो गया। अब टेलीग्राम में देखिए फट उस समय आप देखिए कि व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज आया है, तब से फट से आपको कहाँ जाना है, व्हाट्सएप में जाना है। तो पहले क्या दिक्कत होती थी कि अगर आपको टेलीग्राम में आप हैं और आपको व्हाट्सएप में जाना है, तो पहले का मेमोरी क्या करता था कि अगर आपके मेमोरी में या ABCDEFG और H है और आप H को ओपन किए, H से अगर आपको फिर से A में जाना, तो H के बाद फिर आपका IJKLMNOPQRSTUVWXYZ तक जाएगा पूरा आपका एक्सेस करने के लिए, कहाँ पे है वो फोल्डर, तो उस मान को A को ओपन करना है तो सीधा H से A पे नहीं आता था, वो पूरा H के बाद IJKLMNOPQRSTUVWXYZ तक जाएगा और Z तक फिर पहुंचता था A पर। अब दिखता अच्छा यहाँ पे है, अब इसको ओपन करो,
तो इससे होता क्या था, जब भैया आपका जो फोन है वो कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने में बहुत टाइम लेता था, कंप्यूटर को भी एप्लीकेशन ओपन करने में बहुत टाइम लेता था, तो बहुत लंबा, बहुत टाइम, बहुत स्लो, बहुत हैंग ऐसा लगता था आपको। और बहुत देखेंगे पहले के कंप्यूटर बहुत धीरे से कोई भी एप्लीकेशन खुलता था और धीरे धीरे भैया उसमें रिफ्रेशमेंट लेता था, थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल होता था ये ऐसी सी वजह से, क्योंकि उस समय रैंडम एक्सेस नहीं कर पा रहा था। अब क्या हो गया, रैंडम एक्सेस ने क्या शब्द का मतलब है कि अगर अब आपको भैया टी से आना है डब्ल्यू पर व्हाट्सएप में, तो वो टी के आगे एबीसीडी सबसे नहीं खोजेगा, वो क्या करेगा, टी से आपको रैंडमली, रैंडम मतलब कहीं से भी कुछ भी चूज कर लीजिए, रैंडमली आप चूज कीजिए, आप एक्सेस कीजिए, मतलब उस एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस कीजिए, चलाइए, यूज कीजिए, कैसे, रैंडमली। आप टेलीग्राम में है, डब्ल्यू में आना है, फट से डब्ल्यू ऑन हो जाएगा, देखते हैं। इसलिए आज हम टेलीग्राम फट से व्हाट्सएप जाते हैं, फट से व्हाट्सएप खुल जाता है, फट से क्या फेसबुक जाना, फेसबुक तो वही फट से फेसबुक खुल जाएगा, फट से इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका रैंडमली आप किसी पे भी स्विच कर सकते हैं, इसको सीधे यहाँ स्विच कर सकते हैं, इसको सीधे यहाँ स्विच कर, इसको यहाँ स्विच कर सकते हैं, इसको यहाँ स्विच कर सकते हैं, इसको यहाँ कहीं भी रैंडमली स्विच कर सकते हैं। आपको एक के बाद एक ऐसा जाने की जरूरत नहीं है, जबकि पहले क्या होता था, 1 2 3 4 5 6, अब आपको 6 नंबर का एप्लीकेशन ऑन करना है ना, तो आपको पहले मेमोरी कैसे जाता था, 1 देखते इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 फिर 4 फिर 5 फिर पहुंचे 6 में। इसको बोलते थे सीक्वेंसली एक्सेस, इसको क्या, सीक्वेंसली एक्सेस, ये सीक्वेंस के अनुसार एक्सेस कर रहा है, पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। तो सीक्वेंसली एक्सेस बहुत स्लो होता था, इसलिए भी आगे बाद में कौन, रैंडम एक्सेस, कि आपको 6 में जाना है, फट से 6 में चला जाएगा, 1 में जाना है 6 को, फिर आपको फट से 1 में आ जाएगा, 1 को 5 में जाना, फट से 5 में जाएगा, फिर 3 में चला जाएगा, किसी में रैंडमली आप स्विच कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान जब आप अपने मोबाइल में टच करते हैं, फट से व्हाट्सएप खुलता है, फट से इंस्टाग्राम खुलता है, फट फट रैंडमली आप कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं मेरे दोस्त, तब भी आप रैम पे ही वो अपना वजन डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने रैम में स्पेस बचा के रखना होता है, क्योंकि एक स्टोर होने का स्पेस हो गया, और जब वो रन कर रहा है तो भी उसको रन करने के समय पर यहाँ पे स्पेस उसको चाहिए, ताकि उसके जितने कैचे वगैरह है, एक्स्ट्रा डाटा वगैरह है, वो यहाँ पे फ्रीली रन कर सके। इसलिए आपको अगर फोन हैंग करता है तो आपको रैम को खाली करने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज आप रैम शब्द का मतलब भी समझ गए होंगे, रैंडम एक्सेस शब्द का मतलब भी समझ गए होंगे, सीक्वेंसली एक्सेस शब्द का मतलब भी समझ गए होंगे। तो चलिए, यहाँ पे आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे अलविदा लूंगा दोस्तों, और ध्यान रखिएगा इस बात को कि हम जनरल कंप्यूटर पढ़ रहे थे, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें इसका आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, और तब तक जिसको भी इस लेवल का कंप्यूटर पढ़ना है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिए, व्यापम के किसी भी एग्जाम को आप ले लीजिए, व्यापम के हर एग्जाम में कंप्यूटर उसकी आत्मा है। बिना आपके कंप्यूटर पढ़े हुए आपको भी एग्जाम नहीं निकलने वाला। इसलिए अगर आपको लेट करना का सब समय नहीं है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो जितना पहले पढ़ेंगे, जितना पहले सीखेंगे, उतना रिवीजन करना पड़ेगा। तो पहले से पहले ज्वाइन कर लीजिए, और केवल 499 रुपए है शुरुआती 50 स्टूडेंट्स के लिए, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। तो फटाक से ज्वाइन करके जुड़ जाइए और सीखते चलिए मेरे साथ। वही 3-4 वीडियो ही है, चौथा वीडियो होगा शायद तक ये, तो चौथा वीडियो ही है, तो साथ में पढ़ते चलिए, धीरे धीरे एक वीडियो आता रहेगा, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो आपको बर्डन रहेगा। 140-50 वीडियो होगा तो बर्डन रहेगा खत्म करने का। अब शुरुआती 3-4 वीडियो है, तो आप 1 बाय 1 मेरे साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए जल्द से जल्द, क्योंकि व्यापम अब जितने एग्जाम से धड़ल्लेस होने वाले हैं, जितने पेंडिंग एग्जाम्स थे, तो आपको पहले ही सबसे आगे रहना होगा। इसलिए आपको पहले से तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप सबका कमेंट नहीं आ रहा और मुझे बहुत दिल दुखता है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत को कैसे जांच करूंगा कि भाई आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपके कमेंट से ही। इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए, और वीडियो अगर यूट्यूब पे डालता है डेमो में, तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे लाइक के नंबर्स देख करके, शेयर देखिए, आपके कमेंट देख के पता चले कि आप कितना स्नेह करते हैं, क्लास आपको कैसा लग रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल।